नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने की रफ्तार गंभीर बनी हुई है। भारत में दूसरी लहर के लौटने और इतने प्रचंड रूप लेने के पीछे कोरोना का नया स्ट्रेन और डबल म्यूटेंट वायरस जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी संक्रमण के तेज होने के पीछे एक प्रमुख फैक्टर माना जा रहा है। इस नई लहर में युवा आबादी, बच्चों में संक्रमण के केस भी ज्यादा पाए जा रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत से ही महामारी का दौर ऐसा लौटा कि पिछली लहर को ये काफी पीछे छोड़ गया है। हर रोज अब 2.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर कैसे लगाम लगाई जाए और स्थिति और भयावह होने से कैसे रोकी जाए, ये सभी के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। देश में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 78% से ज्यादा मामले 10 राज्यों में सामने आए हैं। ये 10 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। कोरोना संक्रमित इनमें से ज्यादातर राज्यों में अस्पताल जो हैं वो कोविड मरीजों से भरे हुए हैं। वहीं घरों या कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किए गए जिन मरीजों की हालत गंभीर हो रही है, उन्हें कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड तो दूर, सामान्य बिस्तर तक मिलने में दिक्कत हो रही है। कई जरूरी दवाओं की कमी की भी खबरें हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजाना आ रहे मरीजों के लिए जरूरी इलाज मुहैया कराना बहुत बड़ी चुनौती है। आज देशांतर में हम बात कोरोना की दूसरी लहर और अस्पताल प्रबंधन की करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता, प्रेसिडेंट एम्स भोपाल। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर राणा ए.के. सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर सिंह, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप पहले ये समझाएं कि आपकी नज़र में कोरोना की जो दूसरी लहर है उसके इतने तीव्र होने की प्रमुख वजहें क्या हैं। और क्योंकि मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि खासकर जो 10 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां डबल म्यूटेंट वायरस सक्रिय होना इसके पीछे बड़ी वजह है। ये क्या है डबल म्यूटेंट वायरस और क्या है लगातार बढ़ते संक्रमण के पीछे की बड़ी वजह है? देखिए, किसी भी वायरस के अगर आप लाइफ साइकिल में जाइएगा तो वायरस के अंदर में उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंज आना और उसमें म्यूटेशन ये होता है। और वही है कि जब वो पहले उस तरह के म्यूटेशन से ब्राजील में देखे गए या यूके में देखे गए या अफ्रीका में देखे गए, तो जो पहले जहां मिला हमको, हम लोग उसको वो वेरिएंट नाम दे दिया कि पहले चूंकि यूके में मिला तो यूके वेरिएंट हो गया। पहले जब एक स्ट्रेन या वो चेंज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला अफ्रीका में मिल गया तो अफ्रीकन स्ट्रेन हो गया। ठीक है। लेकिन एक बात देखिए कि ये है वायरस कोरोना का अलग अलग रूप। शुरू से ही, चाहे ओरिजिनल जो जो शुरुआती कोरोना वायरस था वो, चाहे नए वेरिएंट्स हैं वो, इनमें कुछ चीजें बहुत ही स्पेसिफिक हैं। एक तो कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जो पहले वाला स्ट्रेन था, अभी वाले स्ट्रेन के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि ये ज्यादा इन्फेक्टिव है। और दूसरा है कि अगर एक बार ये सीवियर फॉर्म में चला जाता है तो ये बहुत रैपिडली फेटल हो सकता है। और ये नतीजा हम लोग पहले पहले पीक के शुरुआती दौर में जो दूसरे कंट्री, जो ब्राजील है, अमेरिका है, यूरोप है, इटली है, इन सब जगह से जो विजुअल्स निकल के आते थे, बड़ा खौफनाक मंजर हुआ करता था। कब्रिस्तान में डेड बॉडी को दफन करने की जगह नहीं है, डेड बॉडीज को लॉरीज में बोरियों की तरह भर के रखा हुआ है। तो वो जो बड़ा भयानक मंजर था, शुरुआती दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कड़े फैसले करे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी विश्वविख्यात हैं जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लेने के लिए। इस फ्रंट पे भी उन्होंने समय रहते कड़ा फैसला लिया। लॉकडाउन और जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जिस सख्ती से उन्होंने लागू करवाया, उसका हम लोगों को फायदा मिला है कि हम लोग वो मंजर नहीं देख पाए जो और दूसरे देशों में देखने के लिए मिला था। डेथ का वो आलम का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ा। धीरे धीरे करके ये एकदम निचले स्तर पर आ गया। फिर जब निचले स्तर पर आ गया तो वहां से जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तो एक चीज जो शुरू में सामने आता था
कि हम लोगों के अंदर में, जब हम लोग से मैं बोल रहा हूँ अपने देशवासियों के अंदर में, हमने देखा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो महत्ता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम लोगों ने बहुत डाइल्यूट कर दिया। मास्क पहने भी हैं तो गले में मास्क लटका हुआ है, मुंह नाक खुला है। हाँ, चलिए जी, मुंह ढक लिया तो नाक खुला है। बाजार में मास्क पहन करके जा रहे हैं, मास्क पहने भी हुए हैं, तो एक जगह थोड़ी सी सब्जी खरीदी, अगले दुकान में मास्क नीचे। तो मैं ये जो है ना, हम लोगों ने उस बड़े अस्त्र को हम्म, बहुत ही उस फ्रंट पे हम लोग बहुत ढीले हो गए या लापरवाह हो गए। हम्म, लोग कहते हैं कि साहब कब तक ऐसा करेंगे? जब आपको जिंदगी और मौत के बीच में चुनना होगा, तो जीने के लिए आपको हर कुछ करना पड़ेगा, जब तक कि ये जो हमारा दुश्मन है, हमेशा के लिए नहीं चला जाए। देखिए, दुश्मन को कभी चोटिल करके नहीं छोड़ना होता। ये हम्म, समझिए, ये युद्ध का हालात है। हम्म, दुश्मन को चोटिल करके छोड़ देंगे तो दोबारा अटैक कर देगा। तो एक तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की ढिलाई, दूसरे फिर नए स्ट्रेन, ये सब मिल करके जो ये दूसरा पीक है, वो हाँ, अभी वाकई इसमें इंसिडेंस कोरोना के मरीजों का बहुत ज्यादा है। हम्म, अब है कि इसको रोकें कैसे? एक तो पहला अस्त्र हमारे पास था ही था, एक हम्म, और नया अस्त्र आ गया वैक्सीन के रूप में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को हम्म, विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की हाँ। शुरुआत करी। तो डॉक्टर ये सिंह, मैं माफ़ दोनों कीजिएगा, आपको यहाँ रोक रही हूँ। मिला के जो रोकने के उपायों पर आप बात करेंगे और साथ ही हम मोटे तौर पर जो अस्पताल प्रबंधन है वो कैसा होना चाहिए, स्थिति फिलहाल क्या है, इस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं प्रोफेसर गुप्ता से भी चाहूंगी, और ज़्यादा इस वायरस को लेकर जो हमें जानकारी अब मिल पा रही है दूसरी लहर में, उसे लेकर। प्रोफेसर गुप्ता, अभी क्या युवा और बच्चे ज़्यादा शामिल हैं? क्योंकि आम लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या बच्चों को ये ज्यादा संक्रमित कर रहा है या युवा इस बार ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, सच्चाई क्या है? और जैसा अभी हमें डॉक्टर सिंह ने भी बताया कि ये जो स्ट्रेन है वो काफी तेजी से फैल रहा है, यानी संक्रमण तेज हो रहा है, और अगर सिवियर फॉर्म में आए तो फिर ये घातक भी ज्यादा है। तो इसे लेकर और क्या पता लग पा रहा है? क्योंकि मौतों को लेकर लोगों में डर बहुत ज्यादा है। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो संक्रमण बढ़ने पर दैनिक मृतकों की जो संख्या है वो भी बढ़ती दिखेगी। तो क्या इस लहर में जो मौतें हैं उनका अनुपात कम है या ज्यादा है, और क्या ये युवा और बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है? इसे लेकर और क्या बताएंगे आप? अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उस बात को पुनः दोहराऊंगा कि हम्म, म्यूटेशन वायरस का एक बड़ा ही नॉर्मल चीज है। ठीक है। म्यूटेशन हमेशा होता ही रहेगा। और ये म्यूटेशन ये है कि जो वायरस के प्रोटीन की सीक्वेंसिंग है, उसमें कोई अगर हेर बदल हो जाता है एक बार बार मल्टीप्लाई होने के टाइम पे, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। हम्म, बहुत बार ये म्यूटेशन फायदेमंद भी होता है, लेकिन कई बार ये म्यूटेशन उसकी फैलाव, मींस जिसे ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं, उसको बढ़ा देता है। कई बार ये म्यूटेशन उसकी सीवियरिटी, या जिसे हम कहते हैं विरुलेंस, इसको बढ़ा देता है हम्म, और उससे वो ज्यादा घातक होता है। इसको हम कहते हैं VOC, म्यूटेशन और विरुलेंस ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जिस हम्म, वेरिएंट से कंसर्न है हमको, ये वेरिएंट। तो हमारे पास इस समय जो पहला एक वेरिएंट हमने देखा, वो यूके का वेरिएंट हुआ। ठीक है। फिर एक इंडिया का वेरिएंट लोगों ने देखा, उसको हम्म, बोल दिया कि डबल म्यूटेशन। हम्म, वो डबल म्यूटेशन का नाम लोगों ने दिया कि B.1 हम्म, 0.617, ये नाम है उसके। फिर ब्राजील का एक म्यूटेशन हो गया, फिर एक, इस तरह से म्यूटेशन आते रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर म्यूटेशन खतरनाक हो, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ये जो म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन जिसको बोलते हैं हम्म, हम्म, B.1.617, इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर हमको ये हुआ और हम कह रहे आसपास जितने लोग हैं उनको होना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हम्म, नंबर दो, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है हम्म, स्टैटिस्टिकली कि इसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ये लग रहा है कि इसकी सीवियरिटी ज्यादा है। हम्म, अब हमको एक एडवांटेज ये है कि हमारी मेडिकल की प्रिपेयर्डनेस पहले से बहुत अच्छी है, हम्म, लेकिन कितनी भी अच्छी हो,
अगर हमारा 10% लोगों की पॉपुलेशन 20% 30% तक पॉपुलेशन अगर पॉजिटिव होने लगे, वो अस्पताल की तरफ भागने लगे, तो कितना भी तगड़ा आपका मेडिकल स्ट्रक्चर हो, वो आपका शॉर्ट पड़ जाएगा। और यही हम अब देख रहे हैं। हमको इस समय दो चीजों से डर है। एक तो VOC मींस वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो म्यूटेशन हुआ है उससे, लेकिन उससे भी बराबर एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न ह्यूमन बीइंग, जो आदमी लोग हैं उनका भी वेरिएंट है कि उनको मास्क पहनना ही नहीं है। उनको कितना भी कह दो, वो भीड़ में जाके बाजार में शॉपिंग करेंगे ही करेंगे। अरे उन आदमियों को कहो भाई कि अब ये सरकारी अनाउंसमेंट से ही काम नहीं चलेगा, ये तो हमको अपने आप स्वयं को लॉकडाउन में लाना होगा। ये तभी हम समझेंगे जबकि हम समझ जाएंगे कि ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, उसका पालन नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। डॉक्टर सिंह, जैसे जिक्र किया अभी प्रोफेसर गुप्ता ने भी, अब हम अगर अस्पताल प्रबंधन की तरफ आगे बढ़ें तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश की 30% आबादी संक्रमित होकर अस्पतालों की तरफ अगर आने लगेगी तो जाहिर तौर पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और चुनौती भी बहुत ज़्यादा होगी। कोरोना से निपटने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर प्रयास कर ही रहा है, हम देख रहे हैं निजी और सरकारी अस्पतालों में अलग अलग लेवल पर काम हो रहा है। और अगर मैं प्रबंधन को लेकर बात करूं तो आपको क्या लग रहा है, कैसे फिलहाल काम किया जा रहा है ताकि इस चुनौती से निपटा जा सके, और आपकी नज़र में क्या ऐसे कदम हैं जो और उठाए जा सकते हैं? देखिए, मैं प्रोफेसर गुप्ता के बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। आप दिल्ली शहर की चर्चा करिए। दिल्ली शहर विश्व का जो सबसे बड़ा जनतंत्र है, उसका करीब करीब 2 to 2.5% लोग इस एक शहर में रहते हैं। अब अगर इतनी बड़ी जनसंख्या जहां है, वहां अगर इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसमें भी अगर हमारी लापरवाही से, तो कितना भी अस्पताल आप खोल लीजिए वो नाकाफी होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे किसी भी हॉस्पिटल का एक रिसोर्स का लिमिटेशन तो है, इनफाइनाइट रिसोर्स किसी के पास नहीं होता। हर हॉस्पिटल का बेड स्ट्रेंथ होता है, हर हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स की नियत संख्या होती है, नर्सेस की नियत संख्या होती है, बाकी इन्वेंट्री जो दवाइयां हैं या अदर चीजें हैं पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे पास कोई कमी है, लेकिन इनफाइनाइट वो नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा संख्या अगर आएगा बढ़ करके, तो कोई भी व्यवस्था को वो चरमरा देगा। अभी जैसे आप हमारे अस्पताल की चर्चा करें, तो मैं एक एक कंटिन्यूअस इसकी ट्रेंड पे और अपने प्रेशर पे कंटिन्यूअस नजर रखे हुए हूं। जैसे जैसे मेरे को जरूरत बढ़ती जाती है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को या जो रिसोर्स कोविड में लगा हुआ है उसको मैं बढ़ाता जाता हूं। लेकिन फिर भी हमारा भी एक लिमिटेशन है, और अगर उससे आगे जाएगा तो मुश्किल आएगी। आज अभी मैं दोपहर के बाद चर्चा किया हूं। अच्छा, दोनों ही करना है, नॉन कोविड मरीजों का भी इलाज तो करना पड़ेगा आपको और कोविड वाले मरीजों का भी इलाज करना पड़ेगा, तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है। आज मैं जितना हमारे पास था उसमें आज मैंने देखा कि मैं 25 बेड जो है ना कोविड के लिए और अभी ऐड कर दे सकता हूं, तो अभी मैंने 2 बजे उसको ऐड कर दिया। तो एक कंटिन्यूअस ट्रेंड पे नजर रख रहा हूं। मैं जो एक चीज श्रोताओं को बताना चाह रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, और ये मेरा जाति अनुभव है, चूंकि मैं एक चिकित्सक हूं तो मेरे जानने वाले लोग हैं, हमें फोन करते हैं। एक हम लोग, जैसे हमारे जो हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटी है, हमारे हॉस्पिटल में एक जगह एरिया है जिसको हम लोग ट्रॉमा ट्रायज एरिया नाम दिया हुआ है। वहां पे 24 घंटे चिकित्सक मौजूद हैं कि कोई भी मरीज जिसको कोरोना जैसा अगर लक्षण है तो वहां आएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे, टेस्ट करेंगे, दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे, जरूरत हुआ तो भर्ती करेंगे, जरूरत हुआ तो घर भेज देंगे। मैं बताऊं, ये वाला जो फैसिलिटी है कि आइए, दिखाइए, जांच कराइए, दवाई लिखाइए और घर जाइए, इस फैसिलिटी का जो मैं अपना अपना तजुर्बा बता रहा हूं अपने अस्पताल का, इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। हमारे पास लोग आते हैं, एक तो सीरियस
मतलब थोड़ा जो है ना मॉडरेट सीवियरिटी या उससे भी ज्यादा सीवियर वाले लोग आते हैं और आके बताते हैं कि वो डॉक्टर साहब हमने तो रेमडेसिविर बहुत खोजा, हमको नहीं मिला, हमने तो वो डेक्सोना का टेबलेट में खा रहा था। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन या हाफ कुक डॉक्टर्स बहुत ऐसे हैं, उनके एडवाइस से तरह तरह की दवाइयां खाना और फिर ये बीमारी को अर्ली स्टेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं लाना। जैसे सेंटर्स हैं हमारे यहाँ है, एम्स में है, सब जगह है, यहाँ नहीं आ रहे हैं शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में सेल्फ मेडिकेशन या मेडिकेशन जो सोशल मीडिया या गॉसिप्स में राउंड कर रहे हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जब सीरियस हो जा रहे हैं तब हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बेड चाहिए। शुरुआत तो ये मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जब आपका सिम्टम शुरू होता है तो इस शहर का, पूरे देश का हर अस्पताल में यही व्यवस्था होगा, वहां पर हर जगह कोरोना के सस्पेक्टेड मरीज को देखने की सुविधा है। 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी पे है, उसको दिखाइए, उसको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए, जो प्रिकॉशन बताता है वो करिए। अगर ठीक हो गए तो बात खत्म हो गई। अगर मान लीजिए कि तब अगर जो मुनासिब फायदा आपको नहीं हो रहा है, फिर हमारे ही अस्पताल में आए, जरूरत होगी, बेड होगा तो हम भर्ती कर लेंगे। लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब वो हमने टेस्ट कराया था, मैं सीटी स्कैन कब कराऊं। देखिए मतलब ये जो चीज है ना, सेल्फ मेडिकेशन ही नहीं है, सीटी स्कैन कब कराऊं। तो ये जो ट्रेंड चला हुआ है, ये हमें लगता है कि ये हानिकारक है। डॉक्टर आपके पास है, डॉक्टर पढ़ा है, लिखा है, ट्रेंड है, दिन रात इसी काम में लगा हुआ है, फिर आप क्यों इस वजन को, इस बोझ को अपने ऊपर ले रहे हैं? और ये बोझ अपने ऊपर में लेंगे तो ये बड़ा घातक और बड़ा हानिकारक है। ठीक है, इस पर मैं आगे आपसे और कमेंट लूंगी कि कब डरना है और कब लोगों को अस्पताल की तरफ रुख करना है, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी दें। उससे पहले प्रोफेसर गुप्ता, जो सामने आ रही हैं जिस तरह की बातें, वो ये हैं कि ऑक्सीजन की कमी है कई जगह, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, रेमडेसिविर की कमी है। आपकी नज़र में फ़िलहाल स्थिति क्या है और क्या ऐसा है कि ये जो लहर है इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, पहली लहर में वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्या इस तरह की बातें भी हैं? आपकी नज़र में जो अस्पताल प्रबंधन है वो कैसा हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हम अगर मरीज खुद डॉक्टर न बने तो वो उसके लिए भी अच्छा है और अस्पताल के लिए भी अच्छा है। ऑक्सीजन की कमी लग रही है क्योंकि, लेकिन हमारे पास धीरे धीरे उसकी सप्लाई इंप्रूव भी हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं या नहीं मिल रही है। वो बीच में एक समय था जब ट्रांसपोर्टेशन एक खास जगह पे आदमी को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब वो हो गया। ठीक है। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि अब ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। वेंटिलेटर हमारे पास सफिशिएंट हैं और पूरे हैं, लेकिन हम लोगों को यही कहना चाह रहे हैं कि आप घर में रह के अगर आपका इलाज हो सकता है डॉक्टर की सलाह से, तब आप घर में रह के ही कर लीजिए। ये नहीं है कि आपका, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे पास भी आते हैं कि साहब हमारा 91 रह गया, 92 हो गया, हमको भर्ती करवा दीजिए किसी तरह से। अरे भाई, 92 है, 93 ऑक्सीजन है, ठीक है, तुम्हें कोई सिम्टम नहीं है, बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, तुमने एक ऑक्सीमीटर लगाया और 93 बोल दिया और चलो अस्पताल, और सीधे जाके डॉक्टर साहब को फोन कर दिया, हमको फोन कर दिया, पूरी जगह भर्ती कर दिया और किसी न किसी सिफारिश से आपने एक बेड में अपना जमा लिया कब्जा, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि सिफारिश से गए। अब आपने उसको, जो एक जरूरतमंद है, उसकी बेड आपने कम कर दी, एक नंबर। नंबर 2, हमको जरूरत तो बेड्स की और पड़ रही है और इसीलिए कितने ही बेड्स हम दूसरी जगह से डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं एम्स भोपाल का अध्यक्ष हूं, हमने वहां पे पूरे अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिया, लेकिन हमको जो मरीज कैंसर के, हार्ट के या क्रिटिकल डिजीज के हैं, उनको भी हमें देखना है और उनको हमें संक्रामक होने से भी बचाना है। बिल्कुल। तो ये एक बैलेंसिंग करना हमको बहुत जरूरी है। दवाइयों की शॉर्टेज हमें इसलिए होती है कि हर एक कोई सोचता है कि रेमडेसिविर एक अमृत है, उसको बना के इकट्ठा करके अपने घर में रख लो। पता नहीं कितने लोगों ने रेमडेसिविर, फ्लूपेरावीर, इन सब को लेके अपने घर में इकट्ठा कर लिया। जैसे पहले
क्लोरोक्वीन को इकट्ठा कर लिया, नहीं करो भाई, जरूरत नहीं है तो मत खाओ, ये खाने से नुकसान भी हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन इस समय इतना बढ़ गया है कि लोगों ने एंटीबायोटिक इतनी खाना शुरू कर दी है कि अभी तो हम कोरोना से परेशान हैं, इसके बाद हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR जिसे हम कहते हैं, उससे हम ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए न तो आप अपने आप ऑक्सीजन के सिलेंडर का निर्धारण करें, न ही आप दवाई अपने आप खाएं, न ही आप अस्पताल में भर्ती होने के लिए डॉक्टरों पे प्रेशर डालें। ये काम डॉक्टरों का है, डॉक्टरों को ही करने दें। हमारा काम, आम जनता का काम एक है कि कोरोना से बीमारी फैलती है, कोरोना से बीमारी होती है और आदमी से बीमारी फैलती है। अब हम जितना हम बीमारी फैलाएंगे वो कोरोना से बीमारी होगी, लेकिन फैलाने वाला हम लोग हैं। तो अगर हम कम से कम ट्रैवल करें, कम से कम और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, तो कोरोना जहां है वहीं सिमट के रह जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। अस्पतालों में सरकार पूरा प्रबंध करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक इलास्टिक को जहां तक खींचेंगे, कितनी भी तगड़ी हो, तो एक खींचने के बाद उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। तो हम कितनी भी क्षमता बढ़ाएं, हमको दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। इसको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, साथ साथ में उसकी आवश्यकता न पड़े ऐसा भी काम, तो दोनों तरफ से करना होगा। बिल्कुल। और अब डॉक्टर सिंह, मैं ये जानना चाहूँगी, कैसे एक आम आदमी समझे अगर संक्रमण की पुष्टि होती है तो कैसे समझे कि अब उसे अस्पताल जाना चाहिए या वो घर पर रहकर ही ठीक हो सकता है? और दूसरी बात ये भी है कि सबके मन में ये सवाल भी है कि पीक की अगर हम बात करें तो दूसरी लहर का जो पीक पीरियड होगा वो क्या आसार लग रहे हैं, कब तक होगा? और क्या लग रहा है कि आप भी यही कहेंगे कि लोगों के हाथ में ही है कि कब वो पीक आए और कब केसेस कम हो? ये काफी कुछ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ही निर्भर करेगा। देखिए, एक तो है कि जो कोरोना के, जो पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो कोरोना के जो प्रारंभिक लक्षण हैं, हल्का बुखार आना, छींक आना, खांसी होना, बदन में दर्द होना, ये मैं बताऊं, ये जितने फ्लू टाइप के डिजीजेज हैं, ये सब में बड़ा कॉमन होता है। तो चूंकि अभी हम लोग कोरोना के पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये जब सिम्टम्स आए तो ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या मुझे कोरोना हो गया है। अब अगर जैसे कि हल्का बुखार है तो 1 दिन 2 दिन आप पैरासिटामोल का गोली अपने से ले लीजिए, उसमें बहुत नुकसान नहीं है। थोड़ा जैसे स्टीम इनहेलेशन है, ये जो चीजें हैं ये करके 1 आध 2 दिन देखिए। या तो आपको मुनासिब फायदा हो रहा है, लग रहा है कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लगने लगे कि नहीं हमको 2 दिन हो गया और जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, जैसे बुखार ही परसिस्ट कर रहा है, खांसी परसिस्ट कर रहा है, फिर जो मैंने बताया, हर अस्पताल में राउंड दी क्लॉक 24 घंटे डॉक्टर कोरोना के मरीज को या कोरोना सस्पेक्ट मरीजों को देखने के लिए बैठे हैं। फिर वहां आइए, उनको दिखाइए, उनको जांच करने दीजिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए और वो जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं वो लीजिए। डॉक्टर साहब मैं एजिथ्रोमाइसिन खा रहा हूं, अच्छा मैं डॉक्सीसाइक्लिन भी खाना शुरू कर दिया हूं। इस चीज पे जितना जल्दी हम लोग रुकावट डालेंगे वही सबके लिए फायदेमंद होगा। अब आइए दूसरे पीक पे। देखिए, हम लोग सब साइंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, एकदम से भविष्यवक्ता तो है नहीं, एकदम प्रिसाइज भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कब पीक आएगा और कब खत्म होगा। मैं उतनी ही बात कहता हूं कि जो हमारे हाथ में, जो हमारे हाथ में नहीं उसका हम क्या करें? जो हमारे हाथ में है उसका इस्तेमाल करिए, तो हो सकता है ये पीक आए ही नहीं, ये पीक के पहले ही कोरोना खत्म हो जाए। और वही दो है, दोनों संजीवनी है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम लोग पिछले 1 साल से पालन कर रहे हैं। मास्क लगाइए, प्रॉपर ढंग से लगाइए, लंबे समय तक मास्क लगा के रहने की हैबिट डालिए, फिर सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, हैंड सैनिटाइज करिए। और ये जो 45 के ऊपर आप हैं, तो जैसे ही मौका मिले तुरंत वैक्सीनेट करा लीजिए। वैक्सीन के बारे में भी तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की गलतफहमियां, तरह तरह की चर्चाएं, उसमें नहीं पड़िए। देखिए, ये दोनों चीज हमारे हाथ में है और इन्हीं दोनों चीज से ये रुकेगा।
तो इसकी बड़ी प्रोफेसर गुप्ता ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई सरकार, भाई पुलिस, भाई एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों, मुझे अपनी जान अगर बचानी है तो मुझे पूरा हक है, पूरा इख्तियार है, और मैं अगर अपने आप को बचाने के लिए हर कुछ नहीं करूंगा तो घर घर हर इंसान के पीछे कितना, कहां से आएगा पुलिस। तो वो है कि अपना जो सेल्फ रेस्ट्रेंट है या सेल्फ डिसिप्लिन है, और इन दोनों जो ब्रह्मास्त्र मैं कहता हूं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, और जी। ये हम लोग अगर सब मिल जाएंगे, इस बीमारी को हम लोग दोबारा खत्म कर देंगे। हम लोग करीब करीब खत्म कर चुके थे 2 महीने पहले तक, 2 ढाई महीने पहले तक, हम लोग दोबारा भी खत्म कर देंगे। यही मैं उम्मीद रखता हूं, और यही मेरी कामना है, और यही मेरी जी। कोशिश भी है, जितना अपने अस्पताल में मेरे से बनता है। बिल्कुल, और इसी के साथ आज का समय, इस चर्चा का समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर राणा ए.के. सिंह, प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर है कि दूसरी लहर को लेकर देश में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सरकारी प्रयास लगातार जारी हैं, अस्पताल प्रबंधन को और दुरुस्त भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर हथियार हर व्यक्ति के हाथ में खुद है। कोरोना की लहर को तोड़ने के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथों को बार बार साफ करना, और साथ ही बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलना, यही वो कदम है जो इस लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। साथ ही अपनी बारी आने पर जरूर वैक्सीन लगवाएं। उम्मीद है कि आप इन सभी निर्देशों का पालन करेंगे और अपना योगदान इस लड़ाई के खिलाफ, इस चुनौती के खिलाफ जरूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।